Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है, लेकिन हम इस शो में बात करेंगे कि लंबी अवधि में अगर वेल्थ बनानी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और वेल्थ बनाने का एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है कि आप अभी से ही अगर किसी जॉब में हैं तो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दें। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रविकांत राठौर जी मेरे साथ जुड़े हैं। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। रविकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत जी। शुरुआत मैंने सर इंट्रोडक्शन में रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर ही कर दिया। आज की लंबी अवधि में स्टॉक मार्केट में अगर पैसा चाहिए तो बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं जो आपकी मदद करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। उसके ऊपर आएंगे, लेकिन पहले तो ये जो शेयर बाजार इतनी जबरदस्त तेजी पकड़े हुए है, इसके पीछे क्या कारण है और अभी बाजार के ऊपर आपका क्या आउटलुक है? थैंक यू सो मच रजत जी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक बहुत ही लंबी अवधि के लिए बहुत हाई ग्रोथ रेट की लिए उसकी एक नींव बन गई है। और ये आज की तारीख में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट पे चल रही है। और इसकी जो नींव रखी गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, वो अगले और दशकों के लिए एक अच्छी बड़ी नींव बन गई है। तो ये जो है ये कॉन्फिडेंस लोगों को दिया जा रहा है, ये कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों को कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। और यही कारण है कि इक्विटी मार्केट जो है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है, वो रिकॉर्ड हाइज में है। तो ये जो हाई है, मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये पूरे इक्विटी मार्केट की आप अगर जर्नी देखेंगे आगे, ऐसे और बहुत सारे हाईज हमें देखने के लिए मिलेंगे। जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं वो जानते हैं कि हम 2007 में भी हाई देख चुके हैं, 2019 में भी एक हाई देख चुके हैं, और अब 2024 में भी हाई देख रहे हैं। हम हाईज देखते रहेंगे क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी के साथ चल रहा है। इस बार की शेयर बाजार की तेजी में ये इंटरेस्ट रेट कट का एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन गया है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरों को लेकर अपनी रणनीति बदली है और यूएस, यूरोप, इंग्लैंड, चाइना, कनाडा, बहुत बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करनी शुरू कर दी है। तो सर, सवाल यही है कि ये जो इंटरेस्ट रेट की कटौती है, क्या ये एक सपोर्टिव फैक्टर है और इसको शेयर बाजार से जोड़ना चाहिए? क्या अगर यील्ड्स घटती हैं, इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव होता है? थियोरेटिकली रजत जी, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेट कट्स हमेशा हेल्प करते हैं, बिकॉज अगर रेट कट होते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट जो बिजनेस के होते हैं वो कम होती हैं और आइडियली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। हाउएवर मैं इसमें एक बात, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हम अगर तीन केस भी लेते हैं, जैसे 2000, साल 2008, 7 और 8, और साल 2019 की हम एग्जांपल लेते हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट कट्स हुई थी, फेड ने कट किए थे। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो साल 2000 में हमने मार्केट क्रैश देखी थी, रिसेशन देखी थी। 2007 में रेट कट्स हुए थे, उसके बाद हमने 2008 का क्रैश देखा था। और पर साल 2019 में जब हमने रेट कट देखा था तो हमने एक फ्लैट मार्केट देखा था। तो ये जो कोरिलेशन हम ट्राई करते हैं, ये कोरिलेशन बहुत सारी फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो इसे अगर हम सिर्फ स्ट्रेट कोरिलेशन कहें तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा कहना कि रेट कट्स हो गए तो मार्केट्स डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। तो अगर अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ जाती है तो रेट कट्स नेगेटिव होती हैं मार्केट्स के लिए। बट अगर अर्थव्यवस्था पॉजिटिव दिशा में है तो डेफिनेटली रेट कट्स बहुत ही हेल्पफुल होती है मार्केट्स के लिए, वो बेनिफिट करती हैं। तो अभी यह देखना बाकी है कि ये जो रेट कट्स हुए हैं, ये एक सॉफ्ट लैंडिंग जैसे यूएस फेड ट्राई कर रहा है, तो वो यूएस अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सक्सेसफुल हो जाता है, चाइना अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो अगर यह होता है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली रेट कट बहुत ही फायदेमंद होगी मार्केट्स के लिए। लेकिन यह अभी देखना बाकी है, अभी बहुत जल्दी होगी कुछ कहने के लिए कि रेट कट्स मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगी। अच्छा, चाइना में तो स्लो डाउन हो रहा था तो उन्होंने दे दिया स्टिमुलस।
जी अमेरिका में रिसेशन का फियर था, और कहीं लेट ना हो जाए, ब्याज दरों में इतना हायर लेवल्स पे उन्होंने रखे हुए थे, तो उसके चलते उन्होंने ब्याज दरों को कटौती करनी शुरू कर दी वहां पर। रिजर्व बिल्कुल। बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, आपका क्या अनुमान है? हमारे तो ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड FY 2025 के लिए 7.2% जो आरबीआई ने बोला था, और उस पर फिर महंगाई भी काबू में है। हालांकि 4.5% का टारगेट दे रखा है फॉर FY 2025, लेकिन अभी जो सीपीआई का रिसेंट आंकड़ा आया था वो बिलो 4% का था। तो ये जो आने वाली पॉलिसी है आरबीआई की अक्टूबर में, इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? अगर हम गौर करें जो आरबीआई की स्टेटमेंट्स रही हैं पिछले कुछ महीनों में, तो आप एक फोकस देखेंगे टुवर्ड्स ड्यूरेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो आरबीआई चाहता है कि जो इन्फ्लेशन जो कम हम देख रहे हैं 4 के अंदर आने की, जो तो ये एक कंसिस्टेंसी आए, एक ड्यूरेबल बेसिस में आए। तो ये जो अभी कंफर्ट लेवल अभी फिलहाल शायद आया नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि जैसे अभी बरसात बहुत अच्छी हुई है, और अगर उपज हमारी बहुत अच्छी होती है, और यह बरसात आगे चलकर अगर कोई समस्या ना क्रिएट करे, तो हम एक ड्यूरेबल बेसिस में इन्फ्लेशन को नीचे देखेंगे, और वही कंफर्ट दे सकता है। बट अक्टूबर बहुत जल्दी होगा कुछ कहना। मेरे ख्याल से आरबीआई शायद थोड़ा सा और रुक कर देखेगा कि हमारे इन्फ्लेशन फिगर्स किस ओर जा रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका जो गवर्नर साहब ने भी कई बार जिक्र किया है कि फूड इन्फ्लेशन बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये देखना बाकी है, इसलिए मुझे लगता है कि अक्टूबर बहुत ही जल्दी है। यह सोचना कि रेट कट हो सकता है, पर हालांकि आरबीआई ये रेट कट कर भी सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक इन्फ्लेशन ड्यूरेबल बेसिस में नीचे नहीं दिखता है, या एक कंफर्ट आरबीआई को नहीं आता इन्फ्लेशन पे, तब तक रेट कट्स थोड़ी मुश्किल होंगी। लेकिन अगर सब सेंट्रल बैंक्स घटा देंगे तो आरबीआई पीछे रह नहीं सकता, बहुत ज्यादा डिफरेंशियल क्रिएट हो जाएगा फॉर इंटरेस्ट रेट्स में। डेफिनेटली, लेकिन ये आप अक्टूबर की बात है, तो अक्टूबर थोड़ा जल्दी है, हो सकता है कि दिसंबर या फिर हम फरवरी में रेट कट्स देख सकें। लेकिन जब ये डाउनवर्ड साइकिल शुरू होती है इंटरेस्ट रेट्स की, तो अभी हमने शेयर बाजार के ऊपर बात करी है, आप बोल रहे हो कि ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है, कंपनियों की बोरिंग कॉस्ट कम होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एज अ होल कमोडिटीज के लिए कैसा होता है, मेटल्स के लिए, प्रेशियस मेटल्स के लिए, बेस मेटल्स के लिए, क्या ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होता है? जी बिल्कुल, मेटल्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होता है, क्योंकि रेट कट्स को एक स्टिमुलस की तरह देखा जाता है। तो ग्रोथ जो स्टोरी बनती है कि ग्रोथ के लिए जो पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट होती है, तो मेटल्स की कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ जाती है, फिर उस हिसाब से मेटल्स की डिमांड भी हो जाती है। प्रेशियस मेटल्स, अगर रिसेशनरी कंसर्न होगी तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, और अगर ये ग्रोथ स्टोरी पिकअप हो जाती है, तो शायद उतना प्रेशियस मेटल्स के लिए पॉजिटिव ना हो। पर यस, अगर आप नॉन प्रेशियस मेटल्स की बात करें, फेरस और बाकी के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ होती है रेट कट्स। अच्छा, लेकिन हम शेयर बाजार पे फोकस करते हैं, और वैसे अ, इस बार रिटायरमेंट प्लानिंग पे फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ जनरेट की जाती है बॉन्ड मार्केट के जरिए, पेंशन प्लान्स के जरिए, उसके ऊपर फोकस करते हैं। और उसमें एक टूल है एनपीएस। वैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 1 अक्टूबर को एनपीएस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रमोट करती है सरकार पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग को, और केयर फ्री आजाद रिटायरमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो 1 अक्टूबर वो तारीख है जब एनपीएस दिवस मनाया जाता है। पहले तो सर प्लीज व्यूअर्स को बताइए कि एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, कितना मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है, और कौन इसका फायदा ले सकता है? इसका फायदा हम सभी ले सकते हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं। और अब तो एनपीएस जो वात्सल्य स्कीम जो लॉन्च हुई है, इससे माइनर कैन ऑल्सो आप, अगर आप छोटे से बच्चे के लिए भी आप एनपीएस के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन पहले आते हैं कि हमें एनपीएस क्यों लेना चाहिए और एनपीएस क्यों जरूरी है। उससे पहले हम आ जाते हैं कि एनपीएस की जरूरत क्यों पड़ती है। एनपीएस की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम देखेंगे तो सैलरी के अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारी, वो बहुत ही कम होती है। या तो हम इन्वेस्ट करते हैं तो एसेट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर वो जमा होती है, लेकिन एक निश्चित राशि की इनकम जो हमारे इन रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू हो, ऐसे बहुत कम एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के, जो आपको आपके रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यूअसली आपको पैसे मिलते रहे उसमें। तो ये जो जरूरत है, और आज की जो अब हम देखें, इंडिया एक बहुत ही यंग कंट्री है, मीडियन एज हमारी 28 साल की है। और अगर हम देखें, यही पॉपुलेशन आगे चलकर एक बड़ी पॉपुलेशन, रिटायर्ड पॉपुलेशन बनेगी।
और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंसी रखें अपने और ना कि एक, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज भी बड़ी हुई हैं। आप चाहेंगे कि आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली, अपने बच्चों पर निर्भर ना होकर आप एक इंडिपेंडेंट रिटायर्ड लाइफ जिएं। आप एक तरह से देखा जाए तो कहीं से भी कोई डिपेंडेंसी ना हो आप चाहेंगे। तो जो एनपीएस है आपको ये करने में मदद करता है। एनपीएस की जो फीचर्स हैं वो एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, सेविंग्स के लिए एक परफेक्ट टूल बन जाती है। इसकी जो फीचर्स हैं, मैं आपको ज़रा सा एक लिस्ट बता देता हूँ, थोड़ी सी दो तीन फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि एक लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी एक सिंगल एसेट पर आप निर्भर नहीं हो सकते कि सिर्फ इक्विटी मेरे काम आएगा या सिर्फ डेट काम आएगा। तो जो एनपीएस है उसमें एक बहुत बेहतरीन फीचर है कि आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। आप जब चाहे इक्विटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी उम्र कम है, आप पता है कि आप लंबी अवधि के लिए एनपीएस में इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं और इक्विटी में पैसे रखना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, हमको अब इक्विटी थोड़ा घटाकर हमें डेट की तरफ जाना चाहिए, तो एनपीएस आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जब चाहे तब अपना एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। 75% इक्विटी तक जा सकते हैं, फिर आप चाहें तो उसे 25% इक्विटी पर भी ला सकते हैं, और ये भी बिना कोई टैक्स दिए। अगर मैं यही इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन चेंज करता हूं किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, तो मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। बट यहाँ आप एसेट एलोकेशन चेंज कर रहे हैं बिना कोई टैक्स भी दिए। सेकेंडली, इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि ये आपको टैक्स में छूट देता है। ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको इन्वेस्ट करते वक्त इन्वेस्टमेंट से जो कमाई होती है वो उस पर, और जब आप इसे विड्रॉ करते हैं तब उस पर, सारे ही लेवल्स में आपको कर की छूट मिलती है। इसमें टैक्स छूट आपको एग्जेम्प्ट 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 ये है, और नई टैक्स रेजिम में भी। बिल्कुल, चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम में हैं, ये दोनों ही रेजिम में आपको एनपीएस एक लौता इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है रिटायरमेंट के लिए जो आपको दोनों ही रेजिम में टैक्स बचा कर देगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और एक है, जो वो चीज है जो आपको डिसिप्लिन देता है एनपीएस, और फोकस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। यानी कि आप अगर ये हमने स्वभाव देखा है कि अगर आप पैसे किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, तो आपकी हमेशा एक टेम्पटेशन होती है कि किसी जरूरत में आप उस पैसे को निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं ठहर जाता है। इन एनपीएस जो है वो आपको वो डिसिप्लिन देता है कि आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाएं, और लगातार इन्वेस्टमेंट करने से एक बड़ी राशि जमा कर सकें। अब सर ये बताइए कि टाटा पेंशन फंड का एनपीएस में क्या योगदान है, क्योंकि हमें तो ये पता है कि वहां पर जाके आप अपने खुद पेंशन फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी तक टाटा पेंशन फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, और आप क्या बोलेंगे कि किस तरीके के इसमें फीचर्स और मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? जी बिल्कुल। सो रजत जी, ये एनपीएस जो है जिस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया गया था शुरू से, वो इंडिपेंडेंट चॉइस पर था। तो ये जो पीएफआरडीए ने जब इसे स्ट्रक्चर किया है तो बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि इन्वेस्टर को हर एक लेवल पर चॉइस दी गई है। यानी जैसे एक जिक्र मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं जिस अबाउट एसेट एलोकेशन, कि आप इक्विटी में, डेट में, जी से कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ऑल्टरनेट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से एक फ्लेक्सिबिलिटी जो एनपीएस देता है आपको, वो है आप अपना पैसा किसे मैनेज करने के लिए देना है आपको, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम टाटा एंड अदर्स 11 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसे मैनेज करते हैं। आप चाहें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें टाटा को पैसा देना है या हम किसी और को पैसा देना चाहते हैं हमारा पैसा मैनेज करने के लिए। तो एनपीएस ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एसेट एलोकेशन अपना चेंज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, आप अपने फंड मैनेजर को चूज चूज कर सकते हैं। तो टाटा पेंशन उन 11 फंड मैनेजर्स में से एक है। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम टाटा एज जब हमने अपनी शुरुआत की है, सितंबर 22 से हमने शुरुआत की है अपनी, और इन 2 सालों में हम टॉप परफॉर्मिंग फंड हैं, फंड मैनेजर हैं इक्विटी में। और इसका एक उदाहरण ये भी है कि जैसे हम मार्च में हमारी एईएम थी सिर्फ 800 करोड़, लेकिन आज 6 महीने में हम 3600 करोड़ मैनेज कर रहे हैं। तो लोगों का भरोसा हम पर हुआ है,
उसका उसकी एक अच्छी खासा उदाहरण है ये जो ग्रोथ हमने एयूएम में देखा है। और हमें खुशी है कि हम टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में हैं। अभी तक कितनी वैसे ग्रोथ आ गई है एनपीएस में? क्योंकि ना लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बॉन्ड होगा, एक रिटायरमेंट प्लानिंग का टूल है तो डेट जैसे रिटर्न्स आते होंगे, लेकिन अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड क्या बताता है? और मैं बता दूं व्यूअर्स को कि जो पास्ट रिकॉर्ड है वो गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी उतने रिटर्न्स मिलेंगे, बिकॉज यू आर एलोकेटिंग समवॉट इन इक्विटी ऑल्सो। तो फिर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर आप पिछले 10 साल का भी हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, यानी कि एनपीएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ फंड मैनेजर्स, मैं कहूँगा तो हमने 12% के से ज़्यादा की एक रिटर्न दी हुई है। और अगर आप कहें एक डेकेड में अगर 12% की रिटर्न जनरेट की है हमने, जिस जिस डेकेड में हमने उतार चढ़ाव मार्केट्स की सारी देखी हैं आपने और हमने, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर हम आगे भी ये रिटर्न्स देख सकें। पर हमारा मानना ये है कि एनपीएस अपने एसेट एलोकेशन की वजह से और जो इन प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले में एक बेहतरीन ऑप्शन हमेशा साबित होगी इन इन्वेस्टर्स के लिए। अब तक का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है 12% से ज़्यादा का, यानी सी डबल रिटर्न जनरेट होती है। अगर आप इसे किसी भी अदर सेविंग्स प्रोडक्ट के लिए, जैसे अगर आप प्रोविडेंट फंड से कंपेयर करें, अगर जो भी रिटायरमेंट के लिए होती हैं पीपीएफ से कंपेयर करें, तो अगर आप देखें तो एनपीएस ने बेहतर रिटर्न दी हुई है। राइट। और ऊपर से टैक्स एडवांटेज भी है सर, उसको भी ध्यान से उसको भी देखें तो। वो आप अभी सोने पे विदाउट सुहागा। विदाउट टैक्स एडवांटेज बता रहे थे ना, ये जो रिटर्न्स अभी तक जो जी डिलीवर जी, कर बिल्कुल रहे बिल्कुल। तो हैं, ये अगर हम सर इसमें एसेट एलोकेशन का ही है। जो जी एसेट जी एलोकेशन हो रखी है उसमें डेट का कितना कंपोनेंट और इक्विटी का कितना कंपोनेंट। अच्छा सर, ये जो हाल में जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च हुई है, बहुत फेमस हुई है लॉन्च होते ही, और ये बच्चों के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, इसके फीचर्स क्या हैं? कितने एज ग्रुप के बच्चों के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो? एडवांटेज क्या? ये तो आप जैसे ही आप शुरुआत से ही, यानी कि कोई मिनिमम एज नहीं है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तब से ही आप शुरू कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को। और ये एक नॉर्मल एनपीएस की तरह ही है। इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, बस इतना है कि पहले एनपीएस जो है वो 18 साल से ऊपर के जो लोग होते थे वही इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आज एनपीएस वात्सल्य के जरिए आप अपने बच्चों के लिए भी एनपीएस की शुरुआत कर सकते हैं, उनकी रिटायरमेंट के लिए। आप अब उनकी जो जन्म से ही आप तैयारी कर सकते हैं। इससे आप उनको एक हेड स्टार्ट दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसका एक एग्जांपल है कि अगर हमने 1 लाख रुपया भी अपने बच्चे के नाम पर एनपीएस में हमने डाल दिया उनके जन्म होते ही, तो ये जो 21 साल की उम्र तक में 8% का भी रिटर्न अगर जनरेट करता है, तो ये आपको रिटर्न देगा, मान लीजिए कि 20 लाख। लेकिन जैसे ही अगर आप उसे छोड़ देते हैं, वो 21 साल की उम्र की जगह पे 60 साल की उम्र तक उस 1 लाख रुपए को रखता है, तो वो 1 करोड़ हो जाता है। तो आप मानिए कि कितना बड़ा अंतर हो जाता है इसी चीज को। अब अगर यही चीज अगर हम उनके जन्म में इन्वेस्ट नहीं करते, उनके जन्म के समय नहीं करते, और वो जब 21 साल की उम्र में अपनी जॉब लगते ही साथ शुरू करता है, तो वो जो 21 साल की उम्र से शुरू करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता उसने, तो वह सिर्फ और सिर्फ अ, करीबन 22 लाख रुपए बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर हो जाता है, 1 करोड़ कहाँ और ये अमाउंट कहाँ जाता है। वो जो कहते हैं ना कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ये तो फिर बिल्कुल ही बच्चों पॉसिबल। के लिए शुरू करने वाली बात हो गई। ये आपकी एक गिफ्ट होगी अपने बच्चों के लिए, अगर आप उनका एनपीएस वत्सल्य अकाउंट ओपन करते हैं। एक छोटी सी अमाउंट भी बड़ी अमाउंट बन जाती है। आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी अमाउंट 60 साल के पीरियड में कितनी बड़ी बन सकती है। राइट। तो जैसे हम ये हमेशा एग्जांपल देते हैं वॉरेन बफे की, तो आप अगर गौर करें तो उनकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वेल्थ बनी है वो 53 साल की उम्र के बाद बनी है। वो 53 साल की उम्र तक में कुछ ही मिलियन के मालिक थे, लेकिन वो बिलियनर उस उम्र के बाद बने, क्योंकि वो जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट जब आता है वो लंबी अवधि में आता है। और इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि 60 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट जो है वो लाखों से करोड़ों पर पहुंच सकती है। अच्छा, लेकिन सर एक और सवाल हमारे पास ये आता है कि जब यंगस्टर्स जॉब में जो एंट्री कर रहे होते हैं, या फिर जिन्होंने 4 से 5 साल की जॉब कर रखी होती है ना, वो भी यही आजकल वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लोज हैं, तो ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में रहते हैं कि फटाफट से पैसे मिल जाए। लॉन्ग टर्म जैसे आप बता रहे हो कि वेल्थ जनरेशन का भी
बहुत सारे विकल्प मौजूद है, और एनपीएस के बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग कितना जरूरी है, जैसे ही आपने जॉब स्टार्ट कर दी तो उसका एक तो आप बता दीजिए कि क्या उनको सिर्फ एनपीएस के साथ जाना चाहिए या फिर कुछ और विकल्प भी मौजूद है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? मैं कहूँगा कि देखिए, आपको ऑप्शंस कई मिलेंगे। एज एन इन्वेस्टर आपके पास में ऑप्शंस कई सारे रहेंगे, और हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग फीचर्स होंगी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जनरलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन जब आपको लगता है समस्या बड़ी गंभीर है तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। एनपीएस जो है वो एक स्पेशलिस्ट है रिटायरमेंट के लिए। तो ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है डेडिकेटेड ओनली फॉर रिटायरमेंट। और ये जो फीचर्स हैं, आपको एसेट एलोकेशन, आप बिना कोई टैक्स भरे एसेट एलोकेशन चेंज करना, टैक्स की जो छूट आपको मिल रही है, आप अपना पेंशन खुद क्रिएट कर सकें, ये ऑप्शन जो मिल रही है। सो ये जो फीचर्स हैं वो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है आज की तारीख में। तो और दूसरी बात, जो आपको वो लॉक इन का डिसिप्लिन में आपको जो डालता है कि आप अपनी सेविंग्स लगातार करिए, वो किसी और प्रोडक्ट में शायद ना मिले आपको। इसलिए मेरा मानना है कि ऑप्शंस कई हैं और हम सबको वो एक्सप्लोर करनी चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन एनपीएस एक ऐसी चीज़ है जिसका आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बिना आपका रिटायरमेंट प्लानिंग अधूरा रहेगा। अच्छा, ये हम बार बार बात करें रिटायरमेंट प्लानिंग की, लेकिन कितना पैसा चाहिए होता है रिटायरमेंट पे ये तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन को बढ़ता देखते हैं, और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे पेंशन प्रोडक्ट्स, ये मेरा सवाल था। आपने बोल दिया सीएजीआर 12% के आसपास की अभी तक एनपीएस में, वो भी अगर आपने सही एसेट एलोकेशन किया हो अपने चॉइस के मुताबिक तो। लेकिन अगर मेरे को 25 से 30 साल की रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, उसके बाद ही पैसा देखना है, कितना कॉर्पस होना चाहिए सर मेरे को, मेरी आइडियल पेंशन तब उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए? 1 करोड़ तो कम पड़ेगा, बहुत ही जी कम। रजत जी, 1 करोड़ कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा ये तो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। हमने एक बेहतरीन कैलकुलेटर बनाकर रखा हुआ है, जो आप हमारे वेबसाइट tatapensionfund.com पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको कई सारी चीजें जो आपको भरनी होगी, जैसे आप अपने एक्सपेंसेस की डिटेल्स, आपकी सैलरी, इनकम, आपका जो कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हैं वो टोटल, आप ये सब फीचर्स हैं कि आप उसमें एंट्री कीजिए, और वो कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपको कितने पैसों की जरूरत है और आपकी कितने कॉर्पस बन सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि tatapensionfund.com वेबसाइट पे ज़रूर जाइए। वहां पर हमने एक कैलकुलेटर बनाकर रखा हुआ है आपके लिए, और बहुत ही इंटरैक्टिव कैलकुलेटर है। आप अपने इनपुट्स चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो रिटर्न्स फिगर को चेंज करके देख सकते हैं कि कितना अंतर पड़ सकता है। आप चाहे तो इन्फ्लेशन फिगर्स को चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ा घटा कर देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। तो आपको कितने रुपयों की जरूरत होनी चाहिए, कितना अमाउंट या धनराशि आपको जमा करना चाहिए, ये आप उस कैलकुलेटर से जान सकते हैं। और उसके अलावा आप डेफिनेटली हमारे सर्विस एट tatapensionfund.com, tatapfm.com ईमेल पर आप हमें भेज सकते हैं। हम आपसे बात करके आपको गाइड कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेंशन फंड वेबसाइट पे जरूर जाइए। जी, वैसे तो जितना कॉपस मिल गया उतना कम, वैसे तो जितना आप जोड़ पाए ये तो उतना है। बढ़िया, वो तो सबसे बढ़िया चीज होती है। लेकिन फिर भी जो आपका प्रेजेंट लाइफस्टाइल है ना, उसको मेंटेन करने के लिए आपको भविष्य में कितना पैसा चाहिए होगा, आप ये सोच के करना। आप जैसे एजुकेशन बच्चों के भी प्लान कर रहे हो, अच्छे स्कूल में कर रहे हो, तो आज जो फीस दे रहे हो, और वो जो बच्चा अगर 12 साल 13 साल का हो जाएगा, उसके बाद जब 17 18 साल का हो जाएगा, हायर यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो आज की जो राशि है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके आपको सोचना पड़ेगा जी, जो कि। कैलकुलेटर हमारी जो है वो बिल्कुल यही करता है। और जी रजत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे अब आपने जब जिक्र किया है तो बताता हूँ कि बहुत बार हम ये गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, जो कि जरूर है कि कुछ ना कुछ खर्चे जरूर कम होते हैं। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे खर्चे बढ़ते भी हैं, जो कि हम नहीं अकाउंट कर पाते हैं। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हम हमारे घर में कुछ छोटा मोटा या फिर एक बल्ब या ट्यूबलाइट जब खराब हो जाती है तो हम अपना खुद ही अरेंज कर लेते हैं, या फिर हमको एक नज़दीक में पास में मार्केट में जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है तो हम वॉक कर कर चले जाते हैं। लेकिन जब हम रिटायर होते हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी बहुत अंतर पड़ जाता है। वो आप चल कर नहीं जा पाएंगे तो आप अपनी गाड़ी मेंटेन, या तो खुद ड्राइव करके जाएंगे, या आप टैक्सी ऑटो करके जाएंगे, या आप छोटे छोटे कामों के लिए आप
खुद ना कर पाए तो आप प्लम्बर को, फर्नीचर वाले, इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाएंगे, उनकी जो एक खर्चे होते हैं, ये छोटी छोटी खर्चे हैं, लेकिन ये सब जमा होकर बहुत बड़ी बनती है। इन चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। मेडिकल एक्सपेंसेस अलग, जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उनकी इन्फ्लेशन तो आप अलग ही लेके चलिए, वो तो डबल डिजिट में चलती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड भी हो जाती हैं। तो ये जो हमें कॉन्फिडेंस जो बात देती है कि रिटायरमेंट में तो हमारे खर्चे आधे हो जाएंगे, हम तो चल जाएगा इतने में, लेकिन वो होता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हमारे सोच में कमी है एक। तो आज जब कमा रहे हो अच्छा खासा, तो फिर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा तो पक्का आपको सेविंग में रखना ही पड़ेगा, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्टॉक मार्केट पे उनके लिए भी है जो एकदम से आज ट्रेडिंग कर रहे हैं और फटाफट से पैसा कमा रहे हैं, और वो मलाई खा रहे हैं कि हाँ चलो हमारा आज का हो गया तो कहीं एप्पल फोन ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म में सोच के देखना कि रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर आफ्टर 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, उस समय कितना पैसा चाहिए होगा। तब ये एप्पल वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। उस समय बहुत कुछ आपको अपने परिवार के लिए जोड़ के रखना है, अपने लिए जोड़ के रखना है। सर, जाते जाते एक सवाल, ये भी हम बात कर रहे थे ना एनपीएस वात्सल्य स्कीम की, तो मेरा सवाल है कि ये हम जब भी बात करते हैं ना कि आपका जो एसेट जो आप चूज करो वो आपके एज ग्रुप के हिसाब से भी होना चाहिए। जी। देन व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड्स, एंड व्हाई एनपीएस वात्सल्य? लॉन्ग टर्म के लिए आपको दोनों प्रोडक्ट्स में से बेहतर कौन लगता है बच्चे के लिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो, या फिर दोनों में ही करना चाहिए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? मैंने आपको जो ये बात कही कि शुरू में ही जो रजत जी हमने कहा था कि कोई प्रोडक्ट इंफीरियर नहीं है। एनपीएस अपनी जगह पर है और म्यूचुअल फंड्स अपनी जगह पर है। तो जैसे जिनको लिक्विडिटी की जरूरत है, जिनको लगता है कि मुझे बीच बीच में पैसों की जरूरत पड़ते रहेगी, तो वो म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं जो लिक्विडिटी देती हैं टाइम टू टाइम। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये पैसा कंपाउंड करना है लंबी अवधि के लिए, मुझे इसे टच नहीं करना है, और एक ऐसा कॉर्पस बनाकर देना है अपने बच्चों के लिए, एक ऐसा आधार देना है अपने बच्चों के लिए जिससे वो अपनी रिटायरमेंट को एकदम सुगम और सरल बना सके, और बहुत ही बड़ा अमाउंट जमा करना है, तो ये डिसिप्लिन कि मैं इस अमाउंट को नहीं टच करूंगा, ये एनपीएस देता है आपको। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए है। जो कि हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि कैसे कई जो स्टॉक हैं जो दादा ने खरीद कर भूल गए थे और जो आज करोड़ों की स्टॉक बन जाती है। कई सारे किस्से जो हैं, इसको अगर आपको अपने जीवन में सच करना है तो एनपीएस वात्सल्य एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप छोटी सी अमाउंट जमा कर दीजिए। आप जब आपके बच्चे रिटायर होंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पिताजी ने जो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी उससे आज हमें बड़ी एक अमाउंट हमें मिली है करके। तो ये जो एनपीएस वात्सल्य है, ये आपको ये बेनिफिट जरूर देगा। रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एनपीएस की बारीकियां बताने के लिए, और एक खास तौर से जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है इसके ऊपर अपनी राय रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू रजत जी। थैंक थैंक यू। यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।